हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था थर्ड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी कि परमाणु एवं अणु। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे इस चैप्टर के। आज के सेशन में भी हम एक्सरसाइज लेके चलेंगे और उन क्वेश्चन के आपको आंसर्स करने होंगे। ओके, आइए, तो हमने फिलअप्स देखे थे लास्ट सेशन में कि आपके जो भी फिलअप्स थी, तो ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति जो की थी वो होपफुली आपने घर में जाके रिवाइज की होगी। केमिकल रिएक्शन, द सम ऑफ द मासेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या कहा जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, और इसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। ओके, सेकेंड है आपका ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ फिक्स चार्ज ऑन देम इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ एटम, यानी परमाणुओं का समूह जिस पर किसी भी प्रकार का आवेश होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आपका एक पॉली एटॉमिक आयन या बहुपरमाणविक कण कहा जाता है। ओके, थर्ड था आपका द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CA3PO4 होल टॉइज इज। तो आपको फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना सिखाया गया है पहले से, तो वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास 30, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का आप 30.9 यानी कि 31 लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का 4 × 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 को आपको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सारा जब आप ऐड कर लेंगे तो क्या फॉर्मूला यूनिट मास हो जाता है? टोटल हमने निकाला था 310 के इक्वल आ रहा था। ठीक है, ये हमने लास्ट सेशन में देख लिए थे। फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 एंड दैट ऑफ अमोनियम सल्फेट इज NaH2SO4। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एंड मॉलिक्यूल। जब किसी भी तत्व को या तत्वों के परमाणुओं को उनके सिंबल यानी कि प्रतीक और प्रतीक के साथ साथ उनके अणुओं की संख्या के रूप में हम व्यक्त करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? आपका केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र कहा जाता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ओके, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स। कंबाइनिंग पावर यानी कि जो संयोजन शक्ति या संयोजन क्षमता जिसे आप कहते हैं, वो क्या होता है किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का? तो उसको क्या कहा जाता है? संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहा जाता है। ओके, तो इतना हम लोगों ने लास्ट सेशन में देख लिया था। उसके बाद एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी परमाणु या परमाणुओं का जो समूह होता है उसमें किसी भी प्रकार का जो आवेश होता है उसको क्या कहा जाता है? तो जब किसी परमाणु के ऊपर या परमाणुओं के समूह के ऊपर आपका क्या आता है? कोई भी चार्ज आता है। चार्ज यानी आवेश। आवेश कैसा हो सकता है? धनावेश या ऋणावेश। ठीक है, किसी भी प्रकार से आता है तो उसको क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के आयन देखे थे। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में तापमान और आपके दाब के अंतर्गत जब हम क्या देखते हैं, 1 मोल गैस के आयतन की बात करते हैं, तो वो 1 मोल गैस का आयतन उसका क्या कहा जाता है? मोलर वॉल्यूम, यानी कि आपका मोलर आयतन या आणविक आयतन उसे कहा जाता है। ओके, क्लियर है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स। किसी भी एटम के 1 मोल में उपस्थित, एक मॉलिक्यूल में उपस्थित जो उसके नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसके एक मॉलिक्यूल के बात करेंगे, एक अणु की बात करेंगे, उस एक अणु में जितने परमाणु उपस्थित है वो उसकी क्या कहलाती है? परमाणुकता, यानी कि एटॉमिसिटी कहलाती है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, होपफुली इसको रिवाइज किया होगा घर में, और इतने टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर कर लिए होंगे आपके। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने फिलअप्स देख लिए थे। अब बारी आती है आपकी एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4। जब हमने एटॉमिसिटी की बात की तो उसमें हमने गिने थे कि कितने एटम्स है, तो 2 हाइड्रोजन के हो गए, 1 सल्फर का हो गया 3, उसके बाद 4 किसके हो गए? ऑक्सीजन के हो गए, तो टोटल हो गए 7। तो इस तरीके से आपके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की परमाणुकता कितनी है? 7 है, यानी कि 7 परमाणु वहां पर उपस्थित हैं जो कि आपके अलग अलग
तत्वों के हैं और यहाँ पर आपने उनको देखा था। ठीक है, आज के सेशन में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की, और पहले बात करते हैं वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन की। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का उत्तर आपने एक शब्द में देना है, या बहुत छोटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ते हैं आप लोग, जिनको कि आप क्या कहते हैं, लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, तो यहाँ पर बहुत छोटा आंसर आपको उसका करना है। ओके, पहला क्वेश्चन है, अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर पार्ट। यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट के लिए आपको एक शब्द बताना है। ठीक है, क्या कहा गया है, सिंपलेस्ट पार्टिकल, यानी कि जो सबसे सिंपल, ठीक है, सरलतम जो क्या होता है, कण होता है, किसका, सरलतम या स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे सूक्ष्मतम कण। ठीक है, विच कैनॉट बी डिवाइडेड इंटू सिंपलर पार्ट, जो कि और छोटे सरल पार्ट में या सरल भागों में विभाजित नहीं हो सकता है, ऐसे कण को हम क्या कहते हैं। तो मैंने सिंपल बताया था, मेरे पास एक पेन है जो कि एक मेटल सब्सटेंस से बनी हुई है, यानी कि किसी ना किसी पदार्थ से बनी हुई है। हम क्या करेंगे, इस पेन के टुकड़े करते जाएंगे। ठीक है, इसके बहुत छोटे छोटे, हमने इसका बिल्कुल इसका क्या कर लिया, फाइन पाउडर में इसको कन्वर्ट कर लिया, यानी कि पीस लिया, चूरा बना लिया इस पेन का। ठीक है, तो क्या होगा, इसके बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स आएंगे। और सिंपल एग्जांपल ले लो, व्हाइट कलर की चौक होती है जो, जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, उसको क्रश कर लीजिए, उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्जन कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, पाउडर जो आपको मिलेगा उसके बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होंगे। हम कह रहे हैं कि उन पार्टिकल्स को भी और सब डिवाइड करते जाएंगे, यानी कि और छोटे छोटे कणों में तोड़ते जाएंगे, तो आपके ऐसे कण आपको प्राप्त होंगे अंत में, या ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम का मतलब क्या होता है कि अब इससे छोटा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको जो पार्टिकल मिलता है, कण मिलता है, कि आप उसको आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे या उसको आगे तोड़ नहीं पाएंगे, तो इस कण को आपका क्या कहा जाता है। ओके, जैसे रीठा खा, दोनों बॉयज आराम से बैठेंगे। ठीक है, तो उस कण को आपका क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है परमाणु, यानी कि एटम। ठीक है, तो एटम वो कण है आपका, सूक्ष्मतम कण है, जो कि बहुत छोटा है, जिससे मिल करके कि ये पदार्थ बना हुआ है। ओके, क्लियर है, जल्दी से नोट करेंगे इसको। आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं कि आपका ऐसा सूक्ष्मतम कण जिसको और सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता पदार्थ का, उसे क्या कहा जाता है, उसको आपका परमाणु कहा जाता है। एटम यानी इसको परमाणु ऐसे लिखते हैं हिंदी में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, विच एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक्सपेरिमेंट आपका क्या होता है, जो भी क्या किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट या प्रयोग आपका ऐसा था जो कहाँ ले गया, हमें एटॉमिक न्यूक्लियस के पास ले गया, कि परमाणु तो है, एटम है एक, और उस एटम के अंदर एक सेंटर पार्ट है। हमने कहा ये एटम है, ये पूरा एक एटम है। ठीक है, स्फेरिकल शेप का, या आपका सर्कल के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल का मतलब क्या समझते हैं, गोला होता है, जैसे गोला, यानी कि जैसे आपकी बॉल होती है ना, तो बॉल स्फेयर हो गई। और जब आप सर्कल की बात करते हैं, वृत्त, तो जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपकी चूड़ी हो गई, बैंगल हो गया, वो कैसा होता है, वो एक सर्कल होता है। और स्फेयर जैसे कि बॉल होती है, तो एटम स्फेरिकल शेप का होता है, और उसके अंदर एक सेंटर मोस्ट पार्टिकल होता है, यानी कि बीच में कोई क्या होगा, एरिया होगा, रीजन होगा। ठीक है, इस क्षेत्र की या इस अगर रीजन की बात करें हम, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको पूरे एटम का, यानी कि आपके जो क्या है परमाणु है उसका केंद्र बिंदु, यानी कि नाभिक कहा जाता है, यानी कि परमाणु का नाभिक, जिसको क्या कह रहे हैं हम, एटॉमिक न्यूक्लियस कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, नाभिक होता है परमाणु का, जो कि इस परमाणु के बीच में पाया जा रहा है। तो ये कौन से एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा था,
तो ये हमें कौन बताता है? जब हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं ना, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम कहते हैं कि सोने की पन्नी में जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि जो आपका एटम होता है, परमाणु होता है, उसके बीच में, सेंटर में, केंद्र में एक ऐसा भाग होता है जहां पर कि पूरा धनावेश स्थित है। किसका? पूरे परमाणु का। और धनावेश क्या होता है? प्रोटॉन होता है, यानी कि सेंटर में क्या है? प्रोटॉन है। और साथ में आपका क्या कहा उन्होंने कि इस परमाणु के जो नाभिक है, इसके चारों ओर कक्षाएं होंगी और उन कक्षाओं में आपका ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका था? ये आपका रदरफोर्ड के जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है आपका, वहां से हम देखते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन वाला प्रयोग जो है, ओके, अल्फा प्रकीर्णन। तो ये अल्फा का साइन होता है। ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन नोट करेंगे। जीआईसी कुनेला खेत। बच्चे बातें नहीं करेंगे, आपको सब लोग देख रहे हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट है थर्ड। व्हाट इज द मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन? एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? तो प्रोटॉन आपका, अगर चार्ज की बात करें, आवेश की, तो प्रोटॉन आपका धनावेशित पार्टिकल होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड जब न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। हमने आवेश की बात की, यहाँ पूछा गया है मास, यानी कि आपका द्रव्यमान, यानी कि वो जो कण है ना प्रोटॉन, किसके अंदर है? वो है हमारे एटम के अंदर। अब हमने कहा एटम इतना छोटा होता है, परमाणु इतना छोटा होता है। जब हमने इस पेन के चूरे करे या फिर हमने क्या किया, हमने उस चौक को क्रश कर लिया है, तो हमने वो फाइन पार्टिकल्स उठाए, हमने कहा इनको भी आगे सब डिवीजन में ले जाओ, इनको भी तोड़ते चले जाओ। फिर आपका एक ऐसा कण आएगा कि जो सूक्ष्मतम होगा, उसको हम अपनी नेकेड आई से, यानी कि अपनी आंखों से ऐसे ही सिंपली नहीं देख पाते हैं। यहां तक कि जब हमने माइक्रोस्कोप लिए, सूक्ष्मदर्शी, तो उनसे भी वो पार्टिकल नहीं देखे गए। तो उस एटम की बात की जा रही है, इस एटम की, इसको हम आंखों से नहीं देख पाएंगे, ना ही सूक्ष्मदर्शी से देख पाएंगे। इसके अंदर भी एक पार्टिकल है जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, जो नाभिक में है। उस पार्टिकल का आपको द्रव्यमान बताना है, यानी कि वो उसका वजन कितना होगा वो बताओ। तो क्या करोगे, उसको आप तराजू में रखोगे, बैलेंस में आएगा उसका मास? नहीं आएगा। या फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है, जिसमें आप किसी सामान को रखते हैं, उसको वे किया जाता है। ठीक है ना, उसका भार मापा जाता है। तो ऐसे करेंगे तो आपको भार का पता चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ही छोटा पार्टिकल है। तो बाद में हमने उनको अलग अलग, जो आपके क्या आए थे, एलिमेंट्स आए थे, तत्व आए थे, वहां पर हमने C12 के द्रव्यमान की बात की। तो इस तरीके से हमने अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान निकाला। तो वहां पर हमने बात की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो उसका जो द्रव्यमान आता था वो केजी में हम क्या देख रहे थे? 1.6 इंटू 10⁻⁻23 किलोग्राम। तो देखो समझो, अगर हम कह रहे हैं 1.6 इंटू, इसमें आगे भी डिजिट आती है, इतने आपके किलोग्राम होगा। तो आपका -23 का मतलब क्या है? इस 1.6 से पहले आप इतने 23 जीरो लगा दो और उससे पहले दशमलव लगा दो। तो दशमलव के बाद आपके अगर 23 जीरो आते हैं, उसके बाद आपका 16 आ रहा है, तो कितनी छोटी वैल्यू हो गई है, ये समझ रहे हो? इतना छोटा हो गया है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एटम अगर आपके हाथ में ऐसे ऐसे कई एटम रख दिए जाए ना, तब भी आपको पता नहीं चलेगा। यानी मैं इस पेन की बात कर रही हूँ, जिसका आपका वे हो सकता है 5 या 10 ग्राम हो सकता है इसका वे। इस 10 ग्राम पेन में अगर मैं एटम्स की बात करूं कि कितने एटम इसमें उपस्थित है, कितने परमाणुओं से ये मिलकर के बना हुआ है, तो ये आपका अरबों खरबों परमाणु एक साथ जुड़े होंगे, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, उनसे जुड़ करके ये एटम बना हुआ होगा। या फिर इसका एक छोटा सा पीस ले लीजिए आप, उसकी बात करें तो वो भी आपके अरबों खरबों परमाणुओं का एक साथ जुड़ करके आपका उतना पार्ट बना होगा। बस
तो सोच लीजिए आप कितना छोटा होता है आपका एटम यानी कि परमाणु। ओके, तो उसमें आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उस एटम के अंदर जो पाया जा रहा है प्रोटॉन, उसके अंदर जो न्यूट्रॉन पाया जा रहा है, उनके द्रव्यमान यानी उनके वजन की बात कर रहे हो बच्चे, तो कितना छोटा है वो, कितना कम उसका द्रव्यमान होगा। तो ये दोनों प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये द्रव्यमान में इक्वल होते हैं लगभग, यानी कि दोनों का मास समान होता है। दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं आपके, फर्दर जो आपके एक्सपेरिमेंट हुए बाद में वो ये बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं है नाभिक में, जो हमने रदरफोर्ड में देखा। रदरफोर्ड के आगे एक्सपेरिमेंट हुए, अलग अलग लोगों ने प्रयोग करे, सब प्रयोग करते रहते हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे आप लोग भी कुछ ना कुछ करते रहते हो, घर में कोई कोई नई नई चीजें बनाते रहते हैं। ओके, या फिर जैसे कुकिंग का शौक होता है तो कुछ भी मिक्स कर दो, ठीक है, तो कुछ नई डिश बन जाती है। तो वैसे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जहां पर उनको क्वेश्चन मार्क दिखता है कि यहाँ पर आगे क्या होगा, ये क्यों हुआ, ये किस वजह से हुआ, तो उस सारे जो आपके क्वेश्चन वाले वर्ड्स आते हैं ना, उनका आंसर निकालने के लिए वो आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जब रदरफोर्ड में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया कि अगर प्रोटॉन है उसके अलावा क्या होगा, तो आगे जो स्टडीज हुई उन्होंने बताया कि इसके यहाँ पर प्रोटॉन के अलावा एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के ही समान है, लेकिन उस पर आवेश कैसा है, किसी भी प्रकार का नहीं है, वो उदासीन है। ओके, तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान हो गया, जो कितना होता है, इसके इक्वल होता है, या आप क्या कहते हैं यहाँ पर कि एक AMU भी इसको कहा जाता है। तो आप क्या बताएंगे, एक AMU आपका क्या है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, AMU क्या होता है आपका, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, what do the species 31A and 32B represent? 31A कह रहे हैं और 32B कह रहे हैं रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका क्या बताता है यहाँ पर कि ये क्या होंगे, आइसोबार्स होंगे। आइसोबार आपके क्या होते हैं, समभारिक होते हैं। तो ये 31A और 32B नहीं है, ये एक्चुअली क्या है लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 1A3 और आपका 2B3, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे इनको, 1A3 एंड 2B3। इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये A1 और 2 क्या है, ये है परमाणु के क्रमांक, ठीक है। हम आपके सिंबल को इस तरीके से लिखते थे ZXA। ZXA क्या बताता है, Z बताता है, ये तो आपका X हो गया, कोई भी तत्व है ना उसका सिंबल होगा, ये प्रतीक, ध्यान से सुनिए, ये हो गया प्रतीक। प्रतीक के नीचे हम यहाँ पर लिखते हैं Z यानी कि परमाणु का क्रमांक, और ये A आपको बताता है परमाणु का भार। क्या हो गया, ये हो गया परमाणु का भार, और ये हो गया बच्चे Z हो गया आपका परमाणु का क्रमांक। ओके, तो हमने आइसोबार यानी कि आपका समभारिक क्यों कहा, समभारिक, समभारिक आपका क्या बता रहा है, समान है भार में, यानी कि द्रव्यमान में, द्रव्यमान यानी कि आपका एटॉमिक मास, ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाली डिजिट इनकी सेम है, देख रहे हो 3 है दोनों की। ए का भी परमाणु द्रव्यमान कितना है, 3 ही है, परमाणु भार जिसे हम कह रहे हैं, और बी के लिए भी 3 ही है। तो कैसे हो गए दोनों, समभारिक हो गए, यानी कि आइसोबार्स हो गए, ठीक है। यहीं पर आपका क्या आता है, यहीं पर अगर हम इसको इस तरह से लिख देते 3A1 और 3B2, तो यहां पर आपका क्या हो गया इक्वल, यहां पर आपका परमाणु का क्रमांक बराबर हो गया दोनों में, 3। अब हमने इसको नीचे लिख लिया, ये परमाणु क्रमांक समान हो गया, तो इसको आपका क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आइसोटोप्स, यानी कि आपके सम, और सम क्या है, स्थान, क्रमांक समान हो गए तो इनको कहा जाता है समस्थानिक। तो समस्थानिक और समभारिक क्लियर है बच्चों, बताइए, हैंड रेस करिए, समझ गए, क्या समझ में आया। ऐसे परमाणु जहां पर, ध्यान से सुनिए, ऐसे परमाणु जहां पर आपके दोनों के भार समान होंगे जबकि परमाणु के क्रमांक अलग अलग होंगे, तो उनको समभारिक यानी कि आइसोबार्स कहा जाता है। और दूसरी साइड जब आपके परमाणु के क्रमांक समान होंगे, परमाणु में अलग अलग परमाणु है दोनों, समझ रहे हैं, ये अलग अलग परमाणु एक ही तत्व के हो सकते हैं, अलग अलग तत्व के भी हो सकते हैं,
तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और उनके परमाणु के भार अलग अलग होंगे, यानी कि आपका एटॉमिक मास अलग अलग होगा, तो उनको समस्थानिक कहा जाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये आइसोबार यानी कि समभारिक का था, जहां पर आपने क्या देखा, परमाणु का द्रव्यमान समान है दोनों का 3-3, लेकिन जो परमाणु का क्रमांक है वो अलग अलग है। ए का आपके 1 है और बी का आपका क्या है, 2 है। क्लियर है? जल्दी से नोट करो इसे। जीआईसी रीठा खाल, एक बच्चा बैठा है आगे येलो बैच में, उसके पीछे जो बॉय बैठा है ना, रेड बैच लगा रखा है आपने, आप आराम से नोट करेंगे, ठीक है, बातें नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे औरों को। ये आपका समभारिक हो गया इधर पहला, और ये दूसरा समस्थानिक हो गया, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में से समभारिक के बारे में बताया गया है। अगर आपको समभारिक, देखो आपको क्या करनी होती है, एक चीज याद रखनी होती है, समभारिक याद रख लो कि क्या होगा, भार समान हो जाएंगे, यानी आपके परमाणु के द्रव्यमान समान हो जाएंगे, क्रमांक अलग अलग हो जाएंगे। ठीक उसका उल्टा किसमें हो जाएगा, आपका समस्थानिक में हो जाएगा। ओके, या फिर आप समस्थानिक याद कर लीजिए, उसके ठीक ऑपोजिट किस में हो जाएगा, समभारिक में हो जाएगा। तो इस तरह से को रिलेट करके जब आप पढ़ते हैं ना चीजों को, तो आपको अच्छे से याद रहती है। सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल याद रख लो कि ये आपका समभारिक का एग्जाम्पल है, जहां पर जो ऊपर लिखा जाता है, ये ध्यान होना चाहिए लेकिन, कि ऊपर हमेशा एक ही, ए का मतलब क्या है, परमाणु का भार, यानी कि जो ऊपर है वो इक्वल है, यानी कि समभार, भार क्या है, समान है, इसका मतलब क्रमांक यहाँ अलग अलग है तो समभारिक हो गया। ठीक इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा समस्थानिक में, कि भार अलग अलग हो गए, अभी क्रमांक समान हो गए, तो ये क्या हो गया, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स हो जाएगा। ओके, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला यानी कि केमिकल फॉर्मूला बताना है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCO3 नेगेटिव। ओके, चलिए नोट करिए। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताना है। देखो हमने अपने चैप्टर में जितने भी रासायनिक सूत्र थे उनको बनाना सीखा था, जहां पर हम क्या कहते हैं कि जितने तत्व हैं उनमें उनके परमाणु हैं, उनके सिंबल लिख लीजिए, और सिंबल के साथ हम क्या करते हैं, उनकी वैलेंसीज को कोरिलेट करके क्रॉस करके लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या लिखा जाता है, किसी भी कंपाउंड का यानी कि यौगिक का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, तो क्या होता है, एल्यूमिनियम, एक तो सिंपल है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में Al तो आएगा ही, सल्फेट जब भी आता है तो S और O आता है, SO4 आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम की आपकी वैलेंसी 3, तो Al और सल्फेट के लिए 2, Al2SO4 का होल आपका थ्राइस आ जाता है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, क्या हो जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नोट करिए जल्दी से। कुछ कुछ केमिकल फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको लिखने में, बनाने में केमिकल फॉर्मूले को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जो आपके कम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको इजी पड़ जाता है, अगर आपने याद कर रखे ना, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं तो डायरेक्ट आप NaCl बोलते हैं कि हाँ NaCl है, तो वो आपने लर्न कर लिया है। तो बार बार आप फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको ध्यान में रहेंगे कि किसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। ओके, ये क्वेश्चन आता है आपका कि इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए, कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट दे दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 111U एंड व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ H2O, और आंसर है आपका 90 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता दिए, मैं बताती हूँ कि कैलकुलेट किस प्रकार किया जाएगा। ध्यान से समझना बच्चों, ये मैंने कल भी बताया था, आप में से कई बच्चे क्लास में नहीं रहे होंगे कल। तो फॉर्मूला यूनिट मास यानी कि सूत्र इकाई द्रव्यमान, क्या कहा जा रहा है, सूत्र इकाई
द्रव्यमान। तो ये सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है। ये हम आयनिक यौगिक, जब हमने कहा था Na+ बन गया, Cl- बन गया, ठीक है, यानी कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो गया, तो वहां पर वो आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ रहे थे, फिर क्या बन रहा था आपका आयनिक कंपाउंड बन रहा था। तो इन्हीं आयनिक कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर मास न लेकर के क्या लेते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी कि फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। चलिए फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, CaCl2 है। ओके, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आता है, ध्यान से देखिए जीआईसी रीठा खाल। कैल्शियम का कितने एटम है, कैल्शियम के एक ही एटम है, सिर्फ Ca लिखा है। तो आपका जो परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास होगा किसका, Ca का, वो उसमें क्या प्लस करना है, उसमें आपको प्लस करना है परमाणु द्रव्यमान किसका, Cl का, क्लोरीन का। लेकिन क्लोरीन के कितने परमाणु दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, Cl2 लिखा हुआ है, तो इस परमाणु द्रव्यमान को आप 2 से गुणा कर देंगे। क्लियर है। चलिए, परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, वहीं पर क्लोरीन का होता है 35.5। चलिए, परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम का 40 हो गया, एक ही एटम है इसका, तो आप इंटू 1 भी लिख सकते हैं, मतलब इसको गुणा कर देंगे 1 से, लेकिन आपका आंसर 40 आएगा। तो हम जनरली जब एक एटम होता है तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करते 1 से, ठीक है ना, तो हमने डायरेक्ट 40 लिख दिया है। इसमें क्या प्लस करेंगे, क्लोरीन के जितने परमाणु हैं उनका हम एटॉमिक मास निकालेंगे। तो एक क्लोरीन का होता है 35.5, क्लियर है। और यहां पर आपका कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, CaCl2, Cl2 यानी क्लोरीन के 2 एटम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर निकालो, कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करिए। चलिए माइक ले लो, जीआईसी रीठा खाल। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है आपका, मैम लक्ष्य। लक्ष्य। लक्ष्य बताइए यहाँ पर कितना आ रहा है CaCl2 का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है, मैम 111। 111। क्या किया आपने, पहले 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हाँ। कितना आया, 71। वेरी गुड। फिर 71 में कितना प्लस किया, मैम 40। प्लस किया, 71 में 40 प्लस करने पर आपका आंसर कितना आया बच्चे, मैम 111। 111 आया, 111, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो हमने एटॉमिक मास, जो हम एटॉमिक मास लेते हैं ना, ये लेते हैं हम यू में, ठीक है, यू में। तो यू जब यू जुड़ गया तो आंसर यू में ही आएगा, 111 यू। वेरी गुड लक्ष्य, लक्ष्य ने बहुत अच्छे से आंसर किया कि कितना आएगा, 111 यू क्या आएगा आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान आएगा किसका, CaCl2 का। वेरी गुड लक्ष्य, सिट डाउन। थैंक यू मैम। तो इस तरीके से आपका जो क्या आएगा, परमाणु का, इन परमाणुओं का हम क्या निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे, कुल द्रव्यमान, और वो क्या है, सूत्र इकाई द्रव्यमान है आयनिक यौगिकों के केस में। ओके, तो वो कितना आया आपका, 111 यू आया किसका, CaCl2 का। चलिए नोट करिए जल्दी से। इसके बाद बात करते हैं हम इस H2O की। तो H2O का हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है, यानी कि आपका आणविक द्रव्यमान। तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यानी एक एटम का मास 16, टोटल कितना हो गया, 2 + 16 इज इक्वल टू 18U। तो एक मॉलिक्यूल का इतना हो गया मॉलिक्यूलर मास। हमें क्या बोला है, हमें बोला है 5 मोल्स का निकालना है, यानी 5 मॉलिक्यूल का। तो 18 इंटू क्या कर दोगे आप कर देंगे 18 इंटू 5,
ठीक है। और जब हम इसको मोलर मास में कन्वर्ट करते हैं ना तो यू को हम ग्राम में लिख लेते हैं, तो 18 ग्राम हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 ग्राम। क्लियर है? ओके, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। ओके, तो होपफुली बच्चों आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर्स किए हैं, लक्ष्य ने बहुत अच्छा आंसर किया है, जीआईसी रीठा खाल से, जीआईसी कुनेला खेत से। तो इसी तरह आपको रिवाइज करते जाना है और अच्छे से पढ़ते जाना है। ये चैप्टर इन्हीं क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर हम आज के लिए समाप्त करते हैं। आने वाले सेशन में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे या फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से, तो हम वो नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।